हेलो फ्रेंड्स, DR.R की टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बीते पिछली बार अपन ने हेपेटाइटिस ए के बारे में जाना था, आज अपन एक और वायरस हेपेटाइटिस ई के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस ई है जो हेपेटोविरिडी ग्रुप का mRNA वायरस है। ऐसे तो इसके 8 जीनोटाइप्स होते हैं, पर 4 इनमें मुख्य हैं, 1, 2, 3, 4। 1 और 2 तो मनुष्य में पाया जाता है, और 3 और 4 जैसे हिरण या जंगली सुअर या सुअरों में पाया जाता है। जो हेपेटाइटिस ई है, ऐसे तो पूरे विश्व में 3 करोड़ लोगों को हर साल इन्फेक्ट करती है और 30 लाख लोगों को बीमार कर देती है। हेपेटाइटिस ई है, ये भी ओरोफिकल रूट से ही फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए फैलती है वैसे ही। लेकिन 3 और 4 टाइप का जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो कुछ जानवरों के अधपके मांस को खाने से फैलता है। जैसे अपन ने जाना था, जैसे सुअर या हिरण, इनके अधपके मांस से भी हेपेटाइटिस ई फैलता है। तो हेपेटाइटिस ई और ए में क्या अंतर है, इसके बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये कैसे उससे हेपेटाइटिस ई से डिफ़र करता है। तो सबसे पहले जो हेपेटाइटिस ए था वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज या स्लम एरियाज में पाया जाता था, लेकिन जो हेपेटाइटिस ई है ये पूरे विश्व में ही पाया जा रहा है। फिर उसके बाद में जो हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है वो 15 से 30 साल के जो किशोर हैं या यंग एडल्ट्स हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। फिर तीसरी बात यह है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, अगर उसको 3rd ट्राइमेस्टर में या जो प्रेगनेंसी है उसके लास्ट वीक में उसको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें वो 25% केसेज में लिवर फेलियर कर सकता है या मृत्यु का कारण भी बन जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर का डिफरेंस ये है, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं या जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कर रखा है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रखा है, उन लोगों में ये क्रोनिक फॉर्म में बदल जाता है, जबकि हेपेटाइटिस ए नहीं बदलता था। फिर उसके बाद में एक और डिफरेंस इसमें ये है कि ये है जो एक्यूट लिवर फेलियर भी कर सकता है और क्रोनिक फॉर्म में भी बदल सकता है, जो हेपेटाइटिस ए में नहीं होता था। और इसके बाद एक और डिफरेंस इसमें ये आता है कि इसका एक्स्ट्रा हेपेटिक एक्सटेंशन भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक लिवर के अलावा और ऑर्गन्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे ब्रेन को कर सकता है, किडनी को कर सकता है, जोड़ों में दर्द कर सकता है, और शरीर के और ऑर्गन्स को भी कर सकता है। ये इससे हेपेटाइटिस ई से ऐसे अलग होता है। फिर उसके बाद में अपन को ये देखता है कि जो हेपेटाइटिस ई है वो कैसे फैलता है। अपन ने जीनोटाइप्स के बारे में जाना ही था। सबसे पहले तो ओरोफिकल कंटामिनेशन अपन ने जाना था, ये जल जनित बीमारी है। ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड मरीज है जिसको बीमार है हेपेटाइटिस ई से, उसके मल में या स्टूल में ये वायरस निकलता है, और कैसे ही करके उसका जो स्टूल है, मल है, अपने खाने में या पीने में, पानी में मिल जाता है, तो फिर वो नई मनुष्य को इन्फेक्ट कर देता है। तो सबसे पहला और मुख्य जो सोर्स है वो है ओरोफिकल कंटामिनेशन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का है अधपका मांस। अगर कोई सुअर या हिरण का अधपका मांस खाता है तो उसको हेपेटाइटिस ई 3 और 4 जीनोटाइप का हो सकता है। फिर उसके बाद में अपन जानते हैं क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। मान लो किसी का हेपेटाइटिस ई हो गया तो उसमें क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले अपन हेपेटाइटिस ए में जाना था, वैसे ही लक्षण इसमें करीब करीब आते हैं। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा हेपेटिक सिम्टम होते हैं वो अलग तरह के हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण है उसमें पीलिया होना, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, कंधे में दर्द होना, थकान होना, और पेट में दर्द होना या कभी कभी दस्त होना, ऐसे करके जो लक्षण आते हैं। फिर उसके बाद में अपन ये जानते हैं, मान लो एक्स्ट्रा हेपेटिक है, अपन ने जाना था एक्स्ट्रा हेपेटिक है दूसरे और मतलब ऑर्गन्स में, मान लो हेपेटाइटिस ई पहुंच गया है, तो फिर उसके बाद में वो और परेशानी पैदा करता है, जैसे गुएलेन-वारी सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या जॉइंट्स में दर्द है, ऐसे करके और लक्षण पैदा करता है। फिर अपन उसको जानते हैं कि जैसे मान लो कोई वायरस के संपर्क में आ गया, इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में आ गया, तो कितने दिन में उसको हेपेटाइटिस ई होगी। तो 3 से 8 सप्ताह में उसको लक्षण पैदा हो जाएंगे। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है 3 से 8 सप्ताह, और उसको करीब करीब 4 सप्ताह उसको ठीक होने में लग जाता है। मतलब मान लो बीमार हो गया तो करीब करीब उसको 4 से 6 सप्ताह उसको ठीक होने, रिकवरी टाइम है 4 से
6-7। अब अपन जानते हैं क्या डायग्नोसिस है, मतलब कैसे पता लगे कि उसको हेपेटाइटिस ई हो गई। तो डायग्नोसिस में 2 तरह का हिसाब है। एक तो डायरेक्ट, जैसे स्टूल तो मल या ब्लड से वायरस आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए वायरस का, हेपेटाइटिस ई वायरस का, तो वो बिल्कुल कन्फर्मेटरी होता है। फिर उसके बाद RT-PCR है, RT-PCR उसमें पॉजिटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट टेस्ट है, वो IgM टाइप की एंटीबॉडी। तो IgM एंटीबॉडी है, वो पॉजिटिव होते हैं तो वो भी हेपेटाइटिस ई के लिए डायग्नोस्टिक है। फिर उसके बाद में लिवर फंक्शन टेस्ट है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट में HGOT SGPT बढ़ जाती है और साथ में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में ये कि ट्रीटमेंट, ऐसे तो अपन ने पहले भी जाना था, जो वायरल डिजीज हैं उनके लिए कोई खास स्पेसिफिक दवाई नहीं है, केवल सपोर्टिव मेजर्स हैं, उसको रेस्ट करना है, IV फ्लूइड्स मेंटेन करने हैं, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। लेकिन एक दवाई है रिवावरिन, तो रिवावरिन दवाई जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर पेशेंट होते हैं या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, जैसे मान लो किडनी ले चुका है, लिवर ले चुका है, वो ऐसे लोगों को एक रिजर्व ड्रग है रिवावरिन। फिर उसके बाद में कोई वैक्सीन, ऐसे तो पूरे विश्व में कहीं वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन चाइना में इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। फिर अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे बचा जाए हेपेटाइटिस ई की बीमारी से, कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले है अपन पानी है, क्योंकि वाटरबोर्न डिजीज है, पानी के थ्रू फैलती है। तो सबसे पहले पानी हाइजीनिक हो, सेफ हो, पोर्टेबल हो, मतलब कंटामिनेटेड पानी नहीं हो। कंटामिनेटेड पानी से अपन को बचना है या दूषित पानी से बचना है। फिर उसके बाद में जैसे अपने पब्लिक टॉयलेट है उसको यूज़ करते हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ओरल कंटामिनेशन है, कैसे मल आदमी के संपर्क में आ जाए। तो टॉयलेट साफ़ सुथरे होने चाहिए। खाना है उसको अच्छी तरह कुक करना चाहिए। बरसाती मौसम में क्या है कि फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है, या पानी सब जगह फैल जाता है, या पानी के जो सोर्स है उनको इन्फेक्ट कर देता है। जैसे मान लो पानी जैसे हैंडपम्प है उनके आसपास इकट्ठा हो गया, उसमें हैंडपम्प में चला जाता है या कुएं में चले जाता है, नदी नाले को, जहाँ वाटर सोर्स है जहाँ से अपन पीने का पानी आता है उसको मान लो कंटामिनेटेड कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर मानसूनी मौसम में बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है, हेपेटाइटिस ई की बीमारी बढ़ जाती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाथ का धोना। खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोएं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, मान लो आपको ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ब्लड रिसीव करने की ज़रूरत है, तो ये देख लें जो ब्लड दे रहा है कहीं वो हेपेटाइटिस ई से सफ़र तो नहीं कर रहा है, उसको हेपेटाइटिस ई नाम की बीमारी तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अपने सजेशन भी हैं और चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।